अब हम बात कर रहे हैं आई ए रिचर्ड्स की। आई ए रिचर्ड्स टी.एस. इलियट की भांति ही मैंने कहा ये भी नई समीक्षा के अंतर्गत अपना स्थान रखते हैं। और आई ए रिचर्ड्स जो हैं वो भी नई समीक्षा के जनक चाहे नहीं कहलाए, लेकिन बीज बिंदु इन्होंने भी दिए हैं। अब आइए बात करते हैं आई ए रिचर्ड्स की। तो आई ए रिचर्ड्स ने दो सिद्धांत दिए हैं। एक मूल्य संप्रेषण का सिद्धांत, मूल्य और संप्रेषण, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत दिए हैं। मूल्य का अभिप्राय इनसे क्या है कि कोई भी काव्य तब सार्थक माना जाएगा जब वह मूल्यवान हो। और मूल्यवान होने का अभिप्राय क्या है? मूल्यवान होने का अभिप्राय ये है कि जब वह सार्थक हो। इसलिए इन्होंने मूल्य की बात की है। इनकी दृष्टि में ये जो दृष्टि आई है इसकी मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान पर आधारित है ये जो इनकी दृष्टि है, ठीक है। और इनकी पुस्तकों में, पुस्तकें अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं दी प्रिंसिपल, इन दोनों की, टी.एस. इलियट की और आई ए रिचर्ड्स की, दोनों की किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और दूसरी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटारिक, ये पुस्तकें इनकी खास हैं जिसमें इन्होंने कहा जो सार्थक है वही मूल्यवान है। इसलिए काव्य में जो कुछ भी हो वो सार्थक होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज की वैल्यू, मूल्य कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। इसलिए सबकी दृष्टि में मूल्य बोध का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सा नहीं है। कैसा है? अलग अलग है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। सबकी दृष्टि में अलग अलग है। इन्होंने आलोचना के दो भेद किए। पहला, इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन है, एक बात। और दूसरा, इसमें अनुभूति के मूल्यों का वर्णन है। ये दो बातें। आलोचना तब सार्थक होगी जब उसमें एक तो अनुभूति के साधन हो और दूसरा वो उनके मूल्यों की भी चर्चा हो। अगर मूल्य नहीं होंगे, मूल्य जिसे हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं शिक्षा क्या है, इसका मोटिव क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, तब तक वो नहीं है तब तक उसका कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये इन्होंने जो दो भेद किए हैं वही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और उस मूल्य को कब पहचानेंगे? उस मूल्य को तब पहचानेंगे जब कोई वस्तु आपको संतुष्ट कर रही है तो वो वैल्यूबल है।
इसलिए जो कुछ काव्य में प्रस्तुत है अगर वो आपके लिए लाभदायक है तब तो आप उसे अपनाएं, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सी सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों ने मार्क्स के विचार को अपनाया क्योंकि उनको लगा कि मार्क्स के विचार वैल्यूबल हैं। तो उनको लगा कि मार्क्स के विचार क्या है, वैल्यूबल है। जिसको उसकी सार्थकता नहीं, रीतिकालीन साहित्य को कूड़ा साहित्य कहा जा रहा है, लगता है कि उसकी कोई सार्थकता नहीं है। भोग का साहित्य है, वासना का साहित्य है, अश्लील साहित्य है, दरबारी साहित्य है। लेकिन वहीं एक और खेमा होगा आलोचकों का, आस्वादकों का, जिनका ये मानना होगा कि रीतिकालीन काव्य ही श्रेष्ठ काव्य है क्योंकि उसके बल पर ही कविता जिंदा है, उसमें ही कला और सौंदर्य के सही रूप आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज मूल्यवान है। मूल्यवान वो चीज है जो आपको संतुष्ट करे, वही मूल्यवान है। जो आपको संतुष्ट नहीं करे वो मूल्यवान नहीं है। ठीक है, अब ये बात कि पहले तो विषय वस्तु मूल्यवान हो, दूसरा उसका संप्रेषण भी प्रभावी होना चाहिए। पता लगा कि कोई चीज अच्छी है, मूल्यवान है, लेकिन आप उसका प्रस्तुतिकरण करने की बात करते हैं, संप्रेषण की बात करते हैं, तो वो उतना प्रभावी नहीं बन रहा है, तो भी वो सार्थक नहीं कहलाएगा। इसलिए उसका भी क्या होना चाहिए, उसका भी प्रस्तुतिकरण सार्थक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। जैसे आपने देखा विषय वस्तु तो केशव ने उठाई बहुत अच्छी, मूल्यवान है, लेकिन उसका संप्रेषण समस्या बन गया उसकी। तो संप्रेषण भी कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु के अकॉर्डिंग अच्छा होना चाहिए। इनकी दृष्टि में जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण होता है, जो कुछ भी काव्य में उभर कर आता है, वो अनुभूतियां या आवेग दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। रिचर्ड्स के अनुसार आवेग दो प्रकार के हैं। पहला सजातीय, दूसरा विजातीय। ये सजातीय विजातीय क्या है, इसी का दूसरा नाम है अपवर्गी और इसका है अंतर्वेशी। ये भी पेपर में अगर नाम बदलकर आ जाए। सजातीय होगा जहां एक ही भाव का वर्णन हो,